नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज प्रस्तुत है शरद जी की कहानी परिणीता का भाग 3। चारूबाला की माँ मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था, मगर मुश्किल यही थी कि खेलने का शौक जितना था उतनी निपुणता न थी। मगर ललिता उनकी इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का ममेरा भाई गिरीन्द्र जब से आया था तब से इधर कई दिन से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरीन्द्र एक तो मर्द था, उस पर खेलता भी अच्छा था, अतएव उसके मुकाबले में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्य आवश्यकता होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक समय पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बुला लाने के लिए अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सादी कॉपी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बंगला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद आकर पोथी कॉपी आदि सब झड़ाके से ऊपर फेंकते हुए कहा, ले उठ, चल जल्दी। परीक्षा पास करके तुम्हें जजी नहीं करनी होगी, बल्कि ताश ही देखने पड़ेंगे, चल। ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआंसी सी हारकर उसने अपनी असमर्थता जताई। कहा, आज किसी तरह जाना न होगा, कल आने का पक्का वादा रहा। मगर मनोरमा ने एक न सुनी। अंत को यह हुआ कि मामी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया। तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गिरीन्द्र के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा। वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आदि से अंत तक उदास और उचाट बनी रही और दिन ढलने के पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, आपने कल रात को रुपए तो भेज दिए, मगर गई नहीं, चलिए कल फिर चले। ललिता ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, मगर अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं कल फिर चलने के लिए कहता हूँ, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा। ना ना, कल तो मुझे छुट्टी ही ना होगी। यह कहकर ललिता तेजी से चली गई। यह बात न थी कि केवल शेखर के डर से ही ललिता का मन आज खेल में नहीं लग पाया। नहीं, उसे खुद भी आज गिरीन्द्र के मुकाबले में खेलते बड़ी लज्जा लग रही थी। शेखर के ही घर की तरह इस घर में चारू के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती है और अपने घर के लोगों के आगे जैसे निकलती बैठती है, वैसे ही इस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसने कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरीन्द्र के आगे बैठकर जब तक वह खेलती रही, न जाने कैसे उसको यही जान पड़ा कि इसी स्वल्प परिचय से इतने ही दिनों के भीतर गिरीन्द्र उसे कुछ विशेष प्रीति की नज़र से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि पुरुषों की प्रीतिपूर्ण दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखाकर ही ललिता शेखर के घर में हो रही। सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ अपने काम में जुट गई। छुटपन से ही इस घर के छोटे मोटे साधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती है। शेखर की किताबों को कायदे से संभालना और रखना, मेज पर सारा सामान सजाना, दावात कलम वगैरह सफ़ा करना वगैरह सब काम ललिता ही करती थी। उसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर 6-7 दिन हाथ न लगाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी। मौका मिलने पर उन्हीं के पास बनी रहती थी और चूंकि वह खुद किसी को गैर नहीं समझती थी, इसीलिए उसे भी कोई गैर नहीं समझता था। 8 बरस की थी जब माँ बाप के मर जाने से उसे मामा के घर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। यह सभी को मालूम है कि ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन वह स्नेह रंग बदलते बदलते इस समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसकी खबर किसी को न थी, ललिता को भी नहीं। सब लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार पाते देखते आ रहे हैं और आज तक उसमें कुछ भी किसी को बेजा नहीं जान पड़ा। अथवा यह कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती। मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल न ललिता के घर में किसी का था और न ही भुवनेश्वरी का।
ललिता ने सोच रखा था कि एक काम को ख़त्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी पर नज़र नहीं पड़ी, देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सिटपिटाई हुई ललिता एक किनारे खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तुम हो, कल कितनी रात बीते लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर लेटे लेटे वही सवाल दोहराया। कहा, लौटना कब हुआ था? 2 बजे? 3 बजे? मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर भी उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने खिजलाकर कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। भुवनेश्वरी भंडारे की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान रकाबी में रख रही थी। ललिता के पास आकर पूछा, मुझे बुला रही थी माँ? कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा हुआ क्यों है ललिता? जान पड़ता है आज अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं, क्यों ना? ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा जा, अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ। ललिता ने दम भर बाद मिठाई की रकाबी और जल का गिलास लिए हुए ऊपर आकर कमरे में देखा। शेखर अभी तक उसी तरह आंखें मूंदे लेटा हुआ है। दफ्तर के कपड़े नहीं उतारे, ना हाथ मुंह धोया। पास आकर धीरे से उसने कहा, जलपान का सामान लाई हूँ। शेखर ने आंखें खोले बिना ही कह दिया, कहीं रख जाओ। मगर ललिता ने रखा नहीं, वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर को आंखें न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ही फिर बोला, कब तक इस तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी खड़ी मन में बिगड़ रही थी, मगर उस भाव को दबाकर कोमल स्वर में बोली, देर है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम नहीं करने को है। अब कि शेखर ने आंखें खोलकर देखा और हंसते हुए कहा, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में बहुत काम होगा, वहाँ भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी न होगी। तुम्हारा एक घर तो है नहीं ललिता। सो तो है ही, कहकर ललिता ने क्रोध के मारे मिठाई की रकाबी को तनिक जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। शेखर ने पुकार कर कहा, शाम के बाद जरा फिर हो जाना, सैकड़ों दफ़े ऊपर नीचे चढ़ना उतरना मुझसे नहीं हो सकता है। वह कहती हुई नीचे चली गई। नीचे आते ही माँ ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी तो दे आई, मगर पान भूल ही गई, फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है माँ, अब मुझसे ऊपर चढ़ा उतरा न जाएगा, और किसी के हाथ भेज दो पान। यह कहने के साथ ही वह लद से नीचे बैठ गई। ललिता के मनोहर मुखमंडल में रोष का असंतोष झलकता देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा अच्छा, तू बैठकर खा पी ले, किसी मेहरी के हाथ भेजे देती हूँ। ललिता ने फिर कुछ कहा सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। वह उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे बका झका, यही ललिता को बुरा लगा। इसी पर रूठकर ललिता 4-5 दिन शेखर को नहीं दिखाई दी, मगर शेखर के दफ्तर जाने पर दोपहर को रोज जाकर वह शेखर के कमरे की सफाई वगैरह अपने काम सब समय पर कर आया करती रही। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर ने 2 दिन बराबर ललिता को बुला भेजा, मगर वह नहीं आई। तो दोस्तों, ये था परिणीता का भाग 3। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।